गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से ही संबंधित है और हमने पिछले लेक्चर में टिश्यू के पार्ट 1 में टिश्यू चैप्टर ही हम लोग आज पढ़ेंगे। और टिश्यू के पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ बायोलॉजिकल टर्म से रूबरू करवाया था, जिसमें आपने सारी चीज़ों के बारे में, चाहे एपिथेलियल टिश्यू हो, चाहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, चाहे परमानेंट टिश्यू हो, चाहे स्मूथ मसल हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने एक तरीके से ओवरव्यू के रूप में देखा। तो मेरे ख्याल से अब आप इस पोजीशन में हैं कि अगर मैं आपके साथ NCERT की किताब पढ़ूं तो आपको समझ में आ जाए कि आपको क्लास 9 से या फिर NCERT के टिश्यू चैप्टर से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप आज से 2 या 3 साल बाद घूम फिर के फिर इसी चीज़ों पे आएंगे और इधर उधर की किताबें खोजेंगे। चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी एप्टीट्यूड की तैयारी करें, आप इन चैप्टरों के ऊपर घूम के फिर से आते हैं और फिर आप छोटी छोटी चीज़ें ढूंढते हैं कि मेरा इससे तैयार हो जाए, मेरा इससे तैयार हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी भी चैप्टर को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बायोलॉजी का टिश्यू का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पहली बात क्लास 9 के स्टैंडर्ड से कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए, और दूसरी बात कि आखिर में टिश्यू में और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या थी जो हमें समझ में आनी चाहिए। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी या जो भी डेफिनेशन थी, जो मेन बायोलॉजिकल टर्म थे, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली। और अब दूसरे पार्ट में हम बस ये डिस्कस करेंगे कि आखिर में जो हमने टिश्यू पढ़े वो किस तरीके से लिखे गए हैं, या उन्हें एक स्टोरी के रूप में पढ़ा जाए तो हमें क्या क्या चीज़ पता चले। तो आइए हम लोग सबसे पहले NCERT की किताब पे ही पहुंचते हैं। और आप लोग भी अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो अपनी NCERT की किताब खोल लीजिए और उसी में टिक लगाते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर 6 है आपका टिश्यू का, और मैं आपके साथ पढ़ते रहूँगा। जो चीज़ ज़रूरी होगी उसका मैं हिंदी में अनुवाद भी बताऊँगा, और जो आपको इस एग्ज़ाम में आएगा या आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हमें मालूम है सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब हुआ जिनकी एक सेल हो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अ सिंगल सेल विच परफॉर्म्स ऑल बॉडी फंक्शन। इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं उनके अंदर सारे बेसिक फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सिंगल सेल। तो ऐसा एक एग्जांपल आपको दिया गया है यूनिसेलुलर में, अमीबा। ठीक है, और अमीबा क्या किया, इसके अंदर सिंगल सेल है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। जितनी भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो सारी सिंगल सेल के द्वारा होती है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आगे देखिए, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। हमें मालूम है जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हम लोग, तो हम लोगों के अंदर अनगिनत सेलें हैं। एंड मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट फ्यू फंक्शन। और हमें मालूम है इतनी ढेर सारी सेलों में कुछ सेलें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए डिज़ाइन है। तो ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन वाली चीज़ वहीं पे देखने को मिलेगी जहाँ पे सेल ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे मल्टीपल सेल में हर सेल की अलग अलग एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। आगे देखिए, सिंस दिस सेल कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट। सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। हमें मालूम है कि अगर एक आदमी को एक ही फंक्शन दिया जाए तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। जैसे मसल सेल क्या करती हैं? हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। नर्व सेल क्या करती हैं? मैसेज कैरी करती हैं। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल, इस तरीके से ब्लड हर चीज़ को ट्रांसफ़र करता है। और अगर हम प्लांट में चले जाएं तो वहाँ पे जाइलम और फाइलम जैसे जो वस्कुलर टिश्यू हैं, ये फूड और वाटर को ऊपर से लेकर नीचे तक पहुँचाते हैं।
ठीक है। दे कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर प्लांट। तो आपको पूछ सकता है कि मल्टी सेलुलर सेल की क्या क्या फंक्शन है और किस तरीके से मल्टी सेलुलर अपने फंक्शन को डिवाइड करती है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो ये चीज़ बताई, ये चीज़ आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरीके से मल्टी सेलुलर सेल अपने फंक्शन करती है। आगे देखिए, तो हमें एक चीज़ समझ में आई और ये वर्ड आपको ज़रूर लिखना है, डिवीज़न ऑफ लेबर। जब हमारे काम को हम आपस में बांट लें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो काम आपस में वहीं बटेंगे जहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि ब्लड अलग काम करता है, नर्व अलग काम कर रही है, मसल अलग काम कर रही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे शरीर में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में लेबर डिवाइड है या फिर श्रम डिवाइड है। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीज़न ऑफ लेबर। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। आप ध्यान से सुनिएगा, जो सेल एक ही टाइप के फंक्शन करते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, ग्रुप कर दिया जाता है, या हम ये कहें कि एक ही टाइप के फंक्शन करने वाले जो सेल हैं दे ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर, वो आपस में ग्रुप हो जाते हैं। दिस मीन्स अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द क्लस्टर ऑफ सेल। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया, क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब सेल का समूह, सेल का समूह, ठीक है। तो ये सेल के समूह क्या करते हैं, यही वो डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। एंड दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। यही क्लस्टर ऑफ सेल आपकी टिश्यू कहलाती है। इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन। अगर हम सारे आदमी जो एक ही टाइप का काम कर रहे हैं उन्हें हम एक जगह पे कर दिया जाए, एक जगह पे कर दें और उन्हें बोलें कि आपको यही काम करना है, तो वहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, या हर एक सेल जो एक ही टाइप का है वो अलग अलग जगह है और अपना अपना काम कर रहा है, वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। हमारी एफिशिएंसी वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे एक ही टाइप के काम करने वाले जो सेल हैं या एक ही टाइप के फंक्शन करने वाले जो सेल हैं उन्हें हम एक साथ रख दें, ठीक है। तो ये तो थी आपकी टिश्यू की डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे हरे कलर में जो एक डब्बा बनाया है, ये डब्बा आपको ज़रूर याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ब्लड, फाइलम एंड मसल आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। हमें मालूम है हमारी बॉडी में ब्लड, फाइलम और मसल ये तीनों एक तरीके से टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। तो टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं, तो टिश्यू को हम लोग ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ऐसे सेल जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं और एक साथ काम करते हैं कोई एक फंक्शन को करने के लिए, तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो आपने इतने में एक टिश्यू की डेफिनेशन देखी, एक डिवीज़न ऑफ लेबर देखा। तो वो आपसे पूछेगा हाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द डिवीज़न ऑफ लेबर, तो आपको ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। आगे इसने क्वेश्चन बोला आपको, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट और एनिमल एक ही टाइप के टिश्यू से बने होते हैं? तो इसके कारण के लिए पहले हम समझते हैं क्या चीज़ ये कह रहा है। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले हम प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर। क्या प्लांट और एनिमल का एक ही स्ट्रक्चर है? डू दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। क्या वो एक ही टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो देखते हैं हम क्या बोल रहा है ये। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लांट्स। प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड। हमें मालूम है कि अधिकतर प्लांट जो हैं वो एक ही जगह पे फिक्स्ड या स्टेशनरी रहते हैं या उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती। एंड मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव सपोर्टिव। अब अगर उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती तो अधिकतर टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं वो किस टाइप के पाए जाते हैं? सपोर्टिव। और ये सपोर्टिव टिश्यू जो रहते हैं ये हमारे प्लांट को क्या देते हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। हमारे प्लांट की स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसका पोटेंशियल कैसा है, उसको कौन डिसाइड करता है? टिश्यूज़। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज़ आर डेड सिंस डेड सेल कैन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एज ईजिली एज लाइव वन। हमें मालूम है कि जो डेड टिश्यू होते हैं उनके अंदर मूवमेंट ना होने के कारण वो आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने में बहुत सहायक हैं या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने में बहुत सहायक है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे प्लांट में अधिकतर जो सेल पाई जाती है वो डेड टिश्यू के रूप में पाई जाती है। कोई दिक्कत आपको यहाँ से? और हमें ये भी मालूम है कि जो लाइव सेल होती हैं उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है और जो डेड सेल होती है उनकी मेंटेनेंस में हमें ज़्यादा
दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपको पता चल गया होगा कि प्लांट में किस टाइप के टिश्यू होती हैं। दूसरा, आपको ये पता चल गया कि प्लांट स्टेशनरी और फिक्स्ड है, तो इसके अंदर जो टिश्यू होंगे वो अधिकतर मैकेनिकल स्ट्रेंथ या स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए काम में आते हैं। आगे आइए। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन द सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। हमें मालूम है आदमी या एनिमल हर जगह पे फूड, मेट या फिर शेल्टर की तलाश में घूमते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट। और हमें यह भी मालूम है कि प्लांट की अपेक्षा उनके अंदर मूवमेंट है तो वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। और अधिकतर टिश्यू जो ये कंटेन करती हैं एनिमल सेल या एनिमल टिश्यू जो हैं वो अधिकतर लिविंग होती हैं। और हमने प्लांट में क्या देखा? डेड। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। दूसरा अगर हम डिफरेंस बताएं इनके टिश्यू में तो हमें यह पता चलेगा कि दूसरा डिफरेंट हम इनके ग्रोथ से पता कर सकते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन ऑर्गन। हमें मालूम है कि प्लांट की ग्रोथ किसी एक निश्चित ऑर्गन तक रहती है, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। हमें मालूम है प्लांट में कुछ ऐसी टिश्यू हैं जो पूरी लाइफ भर, जब तक प्लांट हमारा जिंदा है तब तक वो टिश्यू हमेशा डिवाइड होती रहती है। और ये जो डिवाइडेड सेल हैं जो हमेशा डिवाइड होती रहती हैं, ये कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही प्लांट के पाई जाती है। अब देखिए, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, क्योंकि हमारे टिश्यू में कुछ टिश्यू ऐसे प्लांट में हैं स्पेसिफिक रीजन में जहाँ पर प्लांट के अंदर डिवीज़न देखने को मिल जाता है। द टिश्यूज़, ठीक है, दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। ये टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? एक सर्टेन रीजन में पाए जाते हैं। एंड बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज। और अगर हम इस टाइप से इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी को देखें तो प्लांट टिश्यू को दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्लासीफाई कर सकते हैं या परमानेंट टिश्यू में। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि प्लांट में आपको पता चला कि दो टाइप की टिश्यू है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपकी डिवाइडिंग या ग्रोइंग सेल होती है। कोई दिक्कत? आगे आइए। The structural organism of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animal। हमें मालूम है कि अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अपने ऑर्गन की या अपने ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गन सिस्टम वो होता है जो ऑर्गन से मिलकर बनता है और कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। और इनके अंदर आपको मालूम है कि बहुत ढेर सारे ऑर्गन आते हैं, तो वो आपका ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा है ये। इन्होंने बोला कि अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात करें तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है। ऐसा क्यों? दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और अगर हम ऐसे डिफरेंस की बात करें तो ऐसा डिफरेंस हमें इसलिए देखने को मिला क्योंकि हमारे हर एनिमल या हर प्लांट की जो मोड ऑफ लाइफ है या वे ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट है। एंड बाय दिस टू मेजर ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड। वो किस तरीके से खाते हैं या उनके खाने का क्या तरीका है, इस तरीके से हम एनिमल और प्लांट को उनके टिश्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे देखिए। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडॉप्टेड फॉर सीडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड। हमें मालूम है कि अगर हम प्लांट की बात करें तो उसके अंदर सीडेंट्री एग्जिस्टेंस दिखती है, और सीडेंट्री मतलब होता है रुका हुआ या स्टेशनरी। तो प्लांट के अंदर आपको अधिकतर जो प्लांट अडॉप्ट होते हैं वो किस तरीके से अडॉप्ट होते हैं? सीडेंट्री एग्जिस्टेंस की। और एनिमल में हमें क्या देखने को मिलता है? एक्टिव लोकोमोशन। तो आपको सीडेंट्री एग्जिस्टेंस प्लांट के लिए याद रखनी है और एक्टिव लोकोमोशन एनिमल के लिए। एक्टिव लोकोमोशन मतलब जो हमेशा चलते रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि एनिमल और प्लांट के टिश्यू अलग अलग होते हैं और किस कारण से अलग अलग होते हैं इसकी जानकारी आपको हो गई। आगे आइए। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन जो लिखा गया है, व्हाट इज़ टिश्यू एंड व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों के आंसर मैंने आपको ऊपर बता दिए। अब आइए आप प्लांट टिश्यू पे। तो प्लांट टिश्यू में हमने पढ़े थे दो, एक हमने पढ़ा था परमानेंट और एक पढ़ा था हमने मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक में हमने पढ़ा था कि ये ग्रोइंग सेल है या डिवाइडिंग सेल है। देखिए अब इसको क्या लिखता है ये। The growth of plant occur in certain specific region. This is because the dividing tissue also known as meristematic tissue। हमारे प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन पे होती है, और यही जो स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे ये ग्रोथ होती है इसी को हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और ये इन्हीं कुछ स्पेसिफिक रीजन या पॉइंट पे पाई जाती है।
आगे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन दे प्रेजेंट दे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो आपको ये 3 वर्ड यहाँ पे याद रखने हैं। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। कौन से? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये तीनों आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक सेल आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम सेल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइड होने के बाद निकलते हैं उनका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो और मैच्योर, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं या मैच्योर करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे चेंज होने लगती है और एक समय ऐसा आता है दे बिकम डिफ्रेंशिएट एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, और एक समय ऐसा आता है वो बाद में किसी और के कंपोनेंट हो जाते हैं। ये चीज़ हम लोग हर जगह देखते हैं। जब तक आप एक्टिव हैं तब तक आप काम कर रहे हैं, जैसे ही आपकी मैच्योरिटी आती है या आप ओल्ड एज में आते हैं आप किसी दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। यही काम इन लोगों का है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब तक सही है, जब तक डिवाइड हो रही है और उस डिवाइड के बाद नई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रही है, लेकिन वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपकी जब डिवाइड होगी या फिर मतलब जब मैच्योर होगी तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे अपने आप को किसी दूसरे कंपोनेंट ऑफ टिश्यू के साथ मिल जाएगी या डिफरेंशिएट मतलब टूटकर अलग टिश्यू में परिवर्तित हो जाएगी। तो एपिकल मतलब होता है सबसे ऊपर, एपिकल मतलब होता है सबसे टिप। इंटरकैलरी मतलब होता है जहाँ पे आपको ट्विग्स या फिर ब्रांच की नोड जहाँ से निकल रही हो वो, और आपका लेटरल जो होता है वो आपका नीचे वाला हिस्सा जिससे आपको पता चलता है कि आपके प्लांट की डायमीटर या रूट लेवल उसका कितना बड़ा कितना मोटा तना है, वो सब चीज़ें आपको किससे पता चलती हैं? लेटरल से। आइए अब हम इसको देखते हैं क्या लिखा है। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टॉप, हमें मालूम है सबसे ऊपर के टॉप पे, एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस चीज़ को इंक्रीज करती है? आपके स्टेम को और रूट के लेंथ को। ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है द गर्थ ऑफ स्टेम ऑफ और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू, गर्थ मतलब होता है डायमीटर। ठीक है। आपके स्टेम की डायमीटर और रूट को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीव्स। ये लीव्स के बेस में या इंटरनोड मैंने आपको बता दिया, जहाँ से आपके नोड निकलते हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तीनों की डेफिनेशन तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कभी भी पूछा जाए आप पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन देंगे और फिर उसके बाद इनके 3 टाइप और ये डायग्राम, आपका काम ख़त्म। ठीक है। आगे आइए। अब इन्होंने बोला एज द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर वेरी एक्टिव। हमें मालूम है कि ग्रोइंग सेल हैं और डिवाइडिंग सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इनकी सेल जो होती है वो बहुत ही एक्टिव होती है। दूसरा, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत डेंस या गाढ़ा द्रव्य होता है। और तीसरा, दे हैव थिन सेलुलोज वॉल, इनकी वॉल जो होती है वो बहुत ही थिन होती है या उनके अंदर सेलुलोज बहुत कम पाया जाता है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई आपको दिखेगा, इस टाइप का न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस होता है। और लास्ट में इन्होंने बताया दे लैक वैक्यूल्स, और इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि वैक्यूल एक तरीके से आपके सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी देता है या इनेबिलिटी टू बेंड, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल ना कर सके, इसलिए आपको वैक्यूल की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए कि पहला, आपके टिश्यू जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है और थिन सेलुलोज वॉल होती है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना और बाकी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आगे चलें। आगे आइए आप परमानेंट टिश्यू पे। देखिए परमानेंट टिश्यू क्या लिख रहा है। व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने अभी पीछे पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होकर नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं, तो इन्होंने बोला कि वो सेल का क्या होता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। अब देखिए, एक समय बाद हमने बोला था दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड और द कंपोनेंट ऑफ द अदर टिश्यू। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं देखिए, व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब जब ये जो सेल नए निकलते हैं ये कुछ स्पेसिफिक रोल को अपने एडॉप्ट कर लेते हैं और अपनी डिवीज़न एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे ही इनकी डिवीज़न एबिलिटी ख़त्म हो गई
तो इसको कहते हैं दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप। परमानेंट शेप मतलब ये शेप अब नहीं बदलेगी, या हम ये कहें कि ये साइज अब नहीं बदलेगी, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल बनते हैं वो कुछ स्पेसिफिक रोल अडॉप्ट कर लेते हैं और अपनी एबिलिटी टू डिवाइड को लूज़ कर देते हैं, और जैसी उनकी एबिलिटी टू डिवाइड लूज़ होती है इस रिजल्ट से उनकी परमानेंट टिश्यू बनती है। और ये परमानेंट टिश्यू जो है इनकी परमानेंट शेप होती है, परमानेंट साइज होती है और परमानेंट फंक्शन होता है। हमने अभी बोला कि स्पेसिफिक रोल मतलब परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और परमानेंट फंक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन किस में होता है, परमानेंट टिश्यू में। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। हमें मालूम है डिफरेंशिएट मतलब होता है टूटना, तो आपको पता चल गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब टूटेंगे तभी आपके परमानेंट टिश्यू बनेंगे। तो आपको इसमें कोई दिक्कत, तो सेल डिफरेंशिएशन, अभी जो मैंने पीछे लाइन कही वो मैंने गलत कही थी, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। सेल डिफरेंशिएशन आपको किस में देखने को मिलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और उसी सेल डिफरेंशिएशन के बाद आपको क्या मिलती है, परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करती है और इनकी परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन होते हैं जो डिफरेंशिएशन के बाद निकलते हैं। आगे आइए, आगे ये लिख रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट में कौन कौन से हैं, तो हम देख लेते हैं इसको भी। अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू। हमें मालूम है कुछ सेल जो मिल के हैं वो एक पैक्ड टिश्यू बनाते हैं, और इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेन्काइमा किसका एग्जाम्पल है, परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, आगे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद द थिन सेल वॉल। पैरेन्काइमा का सबसे पहला जो आपको पॉइंट आया वो ये आया कि इनके सेल जो हैं वो अनस्पेशलाइज्ड है, मतलब कोई स्पेसिफिक फंक्शन हर सेल को प्रोवाइड नहीं किया गया है, और दूसरा थिन सेल वॉल इनकी होती है। इसी तरीके से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी देखा था कि थिन सेलुलोज सेल वॉल होती है, और इसमें भी आपको यही देखने को मिला कि थिन सेल वॉल इसमें मिलती है। आगे देखिए, दे आर लाइव सेल्स एंड दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, और ये एक तरीके से हमें मालूम है कि ये लाइव सेल्स हैं और ये लूजली पैक्ड है। तो आपको 3-4 पॉइंट पता चले पैरेन्काइमा में। पहला, ये परमानेंट टिश्यू है, दूसरा ये अनस्पेशलाइज्ड सेल और थिन सेल वॉल से बना है, तीसरा इनके अंदर लाइव सेल होती है, और चौथा ये लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल, और मैंने बोला था कि सेल के बीच की स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल आर फाउंड इन दिस टिश्यू। अगर लूजली पैक्ड है तो दो सेल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेस इनके में ज़्यादा होता है। एंड दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट प्लांट्स। ये जो पैरेन्काइमा है ये हमारे प्लांट को सपोर्ट देते हैं और फूड स्टोर करते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमारे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तब आपका ये पैरेन्काइमा किस में चेंज हो जाता है, क्लोरेन्काइमा में। क्लोरेन में आपका क्लोरो लगा हुआ है, इसीलिए क्लोरेन्काइमा हो गया, ऐसे याद रखिए। आगे देखिए, जब आप एक्वेटिक प्लांट या मतलब कि जो पानी में जो प्लांट रहते हैं वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि उनके अंदर बहुत बड़े बड़े कैविटी या जगह पाई जाएगी। ठीक है, कैविटी मतलब इंटरसेलुलर स्पेस ही समझ लीजिए उसको। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, और ऐसा किस लिए होता है, ताकि हमारे जो प्लांट हैं उनको बायंसी, आपको मालूम है कि वाटर की कंडीशन में बायंसी होती है, जिसके कारण हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये बताया था, डेंसिटी ऑफ वाटर, इफ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, if the density of an object is smaller than the density of the water then it floats on the water। यही आपकी बायंसी का मतलब है। और इन्होंने ये भी बताया कि एक्वाटिक प्लांट के अंदर बहुत ढेर सारी एयर कैविटी पाई जाती है, और ये एयर कैविटी किस चीज़ के लिए सहायक है, फॉर द हेल्प ऑफ बायंसी और टू हेल्प देम फ्लोट। और इस टाइप के पैरेन्काइमा क्या कहलाएंगे, अब देखिए इसमें एरन लिखा है और एरन में एयर जुड़ा है, तो आप समझ लीजिए कि पैरेन्काइमा एक उस चीज़ से संबंधित है जहाँ पे कैविटी या एयर कैविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। हमें यह भी मालूम है कि जो
पैरेन्काइमा के स्टेम्स और रूट्स हैं, हमने ऊपर ही देखा था, ये न्यूट्रिएंट और वाटर को स्टोर करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको पैरेन्काइमा में कोई दिक्कत नहीं होगी कि पैरेन्काइमा क्या है और पैरेन्काइमा किस तरीके से काम करता है और इसके कितने टाइप हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो एक बार हम लोग इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। सबसे पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इन्होंने लिखा कि इनकी सेल कंटिन्यूअस डिवाइड होती हैं। दूसरा, इनकी सेल स्मॉल होती है और आइसोडायमेट्रिक होती है। तीसरा, सेल वॉल इनकी थिन होती है। चौथा, इनका न्यूक्लियाई लार्ज होता है। पांचवा, इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें कम होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर लाइव सेल और ग्रोइंग सेल हैं। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन एब्सेंट, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनका इनके अंदर नहीं आते। इंक्लूजन मतलब अंदर लेना। और ये वाला पॉइंट आपको समझना है, सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब ये सेल आगे डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकती हैं। और परमानेंट टिश्यू जो होती है वो आपकी डिफ्रेंशिएटेड होती है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? और आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पता है कि ये सिंपल टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू दोनों प्रकार की हो सकती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे जो आपको कह रहा है, वो आपको ये कह रहा है, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई थी जो आपने इसके ऊपर ध्यान दिया होगा। मैं आपको इसके ऊपर फिर से एक बार चीज़ ले जाता हूँ। ये परमानेंट टिश्यू में लिखा गया है, दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जो भी परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक स्पेसिफिक रोल को ले लेते हैं और अपनी एबिलिटी टू डिवाइड को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप इज़ नोन एज डिफ्रेंशिएशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट टिश्यू जो हैं वो सेल डिफ्रेंशिएशन करते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो सेल डिफ्रेंशिएशन नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आगे देखिए, आपको क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में कोई दिक्कत? आपको सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब पता चल गया। आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल का मतलब पता चल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए फिर। अब आते हैं हम लोग, हमें क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और पैरेन्काइमा पता चलने के बाद अब हमारे पास आया कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा, ठीक है, तो कॉलेन्काइमा आपकी किससे संबंधित है? फ्लेक्सिबिलिटी से। आपकी प्लांट के अंदर जो भी फ्लेक्सिबिलिटी या लचकपन होता है वो आपको किससे मिलेगा? कॉलेन्काइमा से। और कॉलेन्काइमा आपका क्या है? एक परमानेंट टिश्यू है। दूसरा, इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स एंड वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मैंने आपको बताया था बाहरी लेयर, उसके नीचे जो लीफ स्टॉक हैं उसके टिश्यू के अंदर ये पाए जाते हैं कॉलेन्काइमा। एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग इलोंगेटेड। लिविंग मतलब कि लिविंग सेल हैं। दूसरा, इलोंगेटेड मतलब लंबे हैं। और तीसरा, दे आर इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। और अगर हम इन्हें देखें तो इनके जो टिश्यू हैं, सेल के जो टिश्यू हैं वो कॉर्नर से ज़्यादा थिक हैं। तो थिक आपको पता होना चाहिए, सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर एंड दे हैव द वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। अगर इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें कॉलेन्काइमा में तो वो आपको बहुत कम मिलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो मैं आपको बी पोर्शन अगर मैं दिखाऊं तो बी पोर्शन में आपको ये दोनों जो डायग्राम मिल रहे हैं ये दोनों डायग्राम आपके कॉलेन्काइमा के हैं। और कॉलेन्काइमा में देखिए आपको यहाँ पे वॉल थिकनिंग दिखा रहा है, न्यूक्लियस दिखा रहा है, वैक्यूल दिखा रहा है, सेल वॉल दिखा रहा है। और अगर हम इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो देखिए कितनी छोटी इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, आप फिर देख लीजिए, जो ये लाल लाल कलर का है ये इंटरसेलुलर स्पेस है। क्लोरोप्लास्ट आपको दिखा दिया है, थिकेंड एट द कॉर्नर आपको दिखा दिया है, एंड वॉल दिखा दिया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरे को असल में कॉलेन्काइमा में क्या क्या लिखना है। ठीक है, दूसरा, हमने जब पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था
तो हमने उसमें यही देखा था कि ये लूजली पैक्ड होते हैं एंड दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स। हमें ये पता है कि इनके सेल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होती है क्योंकि ये लूजली पैक होते हैं। और बाकी जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, दे हैव अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। इस सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे हो गई। कॉलेनकाइमा भी आपको पता चल गया, फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है। क्लोरेनकाइमा जब क्लोरोफिल है, एरेनकाइमा जब एयर कैविटी है। ठीक है, और पेरेनकाइमा ये आपका परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, जो अनस्पेशलाइज्ड सेल और थिन सेल वॉल का बना हुआ है। ये हमारे प्लांट की सपोर्ट में और फूड स्टोर के काम में आता है। ठीक है, तो हमने प्लांट टिश्यू के बारे में इतना सब कुछ देख लिया, कॉलेनकाइमा देख लिया। अब आइए आप अलग परमानेंट टिश्यू पे, जो एक परमानेंट टिश्यू और है और उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा का क्या मतलब है आप देख लीजिए इसको भी। Another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and tough. वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए था क्या, कॉलेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा किसके लिए है, फॉर द गिविंग प्लांट हार्ड एंड स्टफ, रिजिडिटी के लिए। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का बाहरी वाला अगर हम हिस्सा देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ है। और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मतलब ये उसको रिजिडिटी या स्टिफनेस देने के काम में आता है। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर डेड। हमें मालूम है कि इनकी टिश्यू जो हैं वो डेड होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है किसकी डेड है किसकी लिविंग है, मैं पीछे बता चुका हूँ। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है और समझनी है कि कहाँ पे डेड है और कहाँ पे वो है। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है आपका वो हार्ड और स्टफ है। दूसरा, हार्ड और स्टफ होने के कारण उनके हस्क ऑफ कोकोनट में आपको स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू देखने को मिलता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वेल एज द वॉल्स आर थिकेंड। इनकी जो सेल्स हैं वो डेड होती हैं। और इसके बाद इन्होंने बोला दे आर लॉन्ग एंड नैरो, लंबी। ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो मतलब लंबी। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्निन। और इनकी भी जो वॉल होती है वो थिक होती है और किसके कारण, लिग्निन के कारण। और लिग्निन मैंने आपको बता दिया था ये सेल वॉल में पाया जाता है। अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज ए सीमेंट और हार्डन्स देम। ठीक है, ये एक तरीके के सीमेंट का काम करता है जो हार्ड या सेल वॉल को हार्ड करने के काम में आता है। तो सेल वॉल हार्ड हो गई तो इसका मतलब ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। ये वॉल इतनी ज़्यादा थिक होती है कि आपको सेल के अंदर इंटरनल स्पेस देखने को नहीं मिलती, और थिक है तभी ये रिजिड है। ठीक है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल। हमें मालूम है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कहाँ पे मिलते हैं, स्टेम के आसपास मिलते हैं। और वस्कुलर बंडल हम लोग अभी आगे देखेंगे। वैसे मैंने आपको कल बता दिया था, जाइलम, फाइलम, ये सारे जो हैं आपके, और कैम्बियम, ये तीनों चीज़ आपके वस्कुलर बंडल में आती है। तो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल, इन द वीन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है आपको पता चल गया। और सबसे लास्ट बस यही है कि ये प्लांट को स्ट्रेंथ देने के काम में आती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब ये बोल रहा है व्हाट यू एब्जॉर्ब इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। तो मैंने आपको बताया जहाँ पे भी आउटर मोस्ट लेयर की बात करें वहाँ पे हम उसे क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। तो हमारे प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना हुआ है। एक लेयर है, सिंगल लेयर है सेल्स की, उससे बना हुआ है। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मतलब सूखे इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे एपिडर्मिस को थिक होना होता है। और वो थिक इसलिए होना होता है क्योंकि आपको मालूम है कि ड्राई एरिया में वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपिरेशन के कारण अगर वाटर निकल गया तो प्लांट मर जाएगा। तो इसीलिए आपकी जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होनी चाहिए अगर वो प्लांट आपके ड्राई हैबिटेट या सैंड में पाया जाए। अब देखिए, द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, सारे प्लांट के ऊपर बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाया जाता है। तो एपिडर्मिस का मेन काम यह है कि अगर ये बाहर है तो ये प्रोटेक्शन के काम में आता है। तो ये क्या लिख रहा है देखिए, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट मैंने आपको बता दिया, जो ग्राउंड के ऊपर जितना भी प्लांट का पार्ट है उसे एरियल पार्ट कहते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। जो एरियल पार्ट है उसमें एपिडर्मल सेल जो हैं कुछ चिपचिपा टाइप का वैक्सी या वाटर रेजिस्टेंट मतलब कि
वाटर रिपेलिंग टाइप का चीज़ अपने आउटर सरफेस पे छोड़ते हैं। और ये आउटर सरफेस पे छोड़ने का मेन कारण ये है कि हमारी बॉडी या मतलब प्लांट की बॉडी से लॉस ऑफ वाटर कम हो, उनको मैकेनिकल इंजरी कम हो और कोई भी फंगी बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर इन्वेड ना कर सके। ठीक है। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर। क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है तो इसके अंदर बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ से कोई भी इन्वेड कर सकता है। तो इसीलिए एपिडर्मल सेल जो होती है प्लांट में वो कंटिन्यूअस पाई जाती है, मतलब बीच में उनकी कहीं रोक नहीं है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। हमें यह भी मालूम है कि अधिकतर एपिडर्मल सेल जो हैं वो फ्लैट होते हैं। एंड देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। और अगर हम उनके इनर वॉल की अपेक्षा आउटर और साइड वॉल की बात करें तो वो हमें थिक मिलती है। ठीक है। तो आपको एपिडर्मिस के बारे में अगर लिखा जाए तो आपको ये पता चल गया। यहाँ पे एक एक वर्ड के बाद इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें उनकी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन बताए हैं। तो इस चैप्टर में आपको बस जो मैं वर्ड बताते जा रहा हूँ उन वर्डों के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वही आपको पढ़ना है। ये चैप्टर में कोई इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। ठीक है। सब चीज़ एकदम संगठित रूप से यहाँ पे दी गई है। आपने सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, फिर परमानेंट टिश्यू में कौन कौन सा किसके प्रकार का होता है उनका डायग्राम पढ़ा, और लास्ट में आपने सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस के बारे में देख लिया। तो आगे जो इसमें लिखा है, अब हम आते हैं कुछ स्टोमेटा आप वर्ड बार बार सुनते हैं, वो किस काम में आता है और उसका क्या महत्व है उसके बारे में देखिए आप। इन्होंने बोला वी कैन एब्जॉर्व स्मॉल पोर्स मतलब छेद। वी कैन एब्जॉर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अगर हम लीफ की बात करें तो इनकी जो बाहर की आउटर लेयर है उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे छेद दिखते हैं और इन्हीं छेदों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और हर एक छेद जो है वो 2 किडनी शेप्ड सेल से सराउंडेड है, और वो जो किडनी शेप्ड सेल है जिससे वो सराउंड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। तो आपको स्टोमेटा और गार्ड सेल्स 2 चीज़ पता चल गई। एंड ये गार्ड सेल्स का क्या काम है या स्टोमेटा का क्या काम है, दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज विद द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर से हम प्लांट की जो गैस है या जो भी मतलब उसके अंदर गैसेज हैं वो सारी चीज़ों को एक्सचेंज करने का काम आता है। या हम ये कह सकें कि हमारी बॉडी में ट्रांसपिरेशन या प्लांट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है जिससे वो अपने पानी को या वाटर वेपर के रूप में निकालता है बाहर, वो सारी चीज़ें आपके किससे होती हैं, स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा श्रिंक भी होता है, स्टोमेटा टर्जिड भी होता है। वो अपने वाटर की एफिशिएंसी, उससे वाटर कितना लेना है उस हिसाब से ये स्वोलन और श्रिंक होता है स्टोमेटा। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि स्टोमेटा कौन से काम में आता है, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज विद द एटमॉस्फेयर। आगे देखिए, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। अगर हम रूट्स के सेल की बात करें, दे हैव द फंक्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। सॉयल से पूरे एब्जॉर्ब करना और फिर उसको ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ऊपर ले जाना, इस सारी चीज़ों का काम किसका है, एपिडर्मल सेल का। तो इसीलिए अगर वो रूट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर उसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, तो जाहिर सी बात है कि आपके रूट के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए, आपके रूट के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब तभी कर सकती है जब वाटर एब्जॉर्बिंग जो सरफेस एरिया है इनका वो बढ़ जाए। और सरफेस एरिया तभी बढ़ जाएगा जब इनके अंदर हमने हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, हर कोने से आपके पानी की बूंदों को लेता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और फिर ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ऊपर की तरफ ले जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive area. In some plant like desert plant epidermis has, अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो वहाँ पे एपिडर्मिस की जो कोटिंग है वो थिक होती है, और वो किस चीज़ की होती है, क्यूटीन। आपको याद रखना है, जो थिक कोटिंग होती है वो किसकी होती है, क्यूटीन की। और ये थिक कोटिंग क्यों होती है, ताकि आपकी वाटर लॉस कम हो सके, ये भी आपको पता चल गया। आगे आइए, इज़ द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच और ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम। ये पूछ रहा है कि क्या ट्री की जो ब्रांच का आउटर लेयर है वो यंग स्टेम जो निकली है उसके आउटर लेयर के सेम होगा। तो आप देखिए क्या आंसर लिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे आपका प्लांट आपका ओल्ड होता है, दे हैव आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टन चेंजेस।
तो उनकी जो बाहर की जो प्रोटेक्टिव टिश्यू या एपिडर्मल जो टिश्यू होती है वो कई चेंजों से होकर गुजरती है, क्योंकि आपके प्लांट के अंदर एज हो रही है। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने हैं, अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम द दिस लेयर। और जैसे ही मतलब कि ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जब ऊपर की टिश्यू हमारी ब्रेक होने लगती है, उसके अंदर चेंज होने लगता है, तो ये उन वाले जो एपिडर्मिस होते हैं उनको ये रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। एपिडर्मिस समझते हैं ना, बाहर की लेयर को अंदर की सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने रिप्लेस कर दिया। आगे देखिए, सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। जो सेल आउटसाइड है उसको इस लेयर से काट दिया गया, क्योंकि वो एपिडर्मिस जो है वो हमारी ब्रेकडाउन में जा रही है। दिस फॉर्म्स, अब क्योंकि ब्रेकडाउन में जा रही है, दिस फॉर्म्स सेवरल लेयर ऑफ थिक कॉर्क एंड बार्क ऑफ द ट्री। तो ट्री के पास आपको जो उसका बाहरी कवर होता है वो आपको दिखता है। वो इसी कारण से होता है क्योंकि अंदर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एज हो गई है उनके अंदर डिवीजन देखने को मिल रहा है, या हम ये कहें कि एपिडर्मल टिश्यू जो हैं वो एजेड होने के कारण उनके अंदर डिवीजन हो जाता है, या कुछ सर्टेन चेंज में चले जाते हैं और वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाते हैं। ठीक है, और यही जो सेल्स हैं ऑन द आउटसाइड, जो भी सेल हमारी आउटसाइड पे मौजूद है या एपिडर्मल सेल में मौजूद हैं, वो सारी की सारी आपकी कट के बाहर निकल जाती है। तो वो कट के जो बाहर आ रही हैं यही आपका एक बहुत बड़ा पार्ट बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्री का बार्क। बार्क मतलब समझते हैं ना, जो बाहर का कोना होता है उनका, ट्री का। एंड सेल्स ऑफ द कॉर्क, हमें मालूम है क्योंकि ये डेड सेल से बने हुए हैं, एपिडर्मल सेल आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब वो डेड सेल जो डिवाइड हुए, सेल्स ऑफ द कॉर्क, कॉर्क मैंने आपको बता दिया क्या है, बार्क ऑफ द ट्री। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड, जो बार्क होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। एंड दे हैव कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और उनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलती। आगे इन्होंने ये बताया कि ये जो कॉर्क होता है इसके अंदर सुबेरिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिसका मेन काम ये है कि वो आपके प्लांट से गैस और वाटर को बाहर की तरफ एक्सचेंज नहीं होने देगा, या फिर जो अंदर है गैस और वाटर उसको अंदर ही रहने देगा। ठीक है, इम्परवियस मतलब जिसके अंदर आप घुस ना सकें, उसे हम लोग कहते हैं इम्परवियस। ठीक है, आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये आपका डायग्राम है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है रप्चर्ड एपिडर्मिस, मतलब आपकी बाहर की जो लेयर है वो टूट रही है, और जो अंदर के कॉर्क सेल हैं देखिए उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रही। और इस कॉर्क सेल के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, सुबेरिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे हमें लिखा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ी और परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ी। तो ये जो पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एपिडर्मल सेल, ये जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी वो सारी की सारी आपकी किस में है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। तो अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। देखिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। हमने अभी तक जितने टिश्यू डिस्कस किए वो सब एक ही टाइप की सेल से बने हुए हैं, इसीलिए उन्हें सिंपल कहा गया। सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर हम दूसरे परमानेंट टिश्यू की बात करें तो वो किस टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। हमें मालूम है वो एक से ज़्यादा सेल से बनेंगे। दूसरा, ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। और ये जितने भी सेल होते हैं ये एक साथ मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसमें इन्होंने बताया पहले दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल, जाइलम और फाइलम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ फूड, ये सब का मतलब भी पता होगा कि आपके शरीर में सारी जगह पे फूड और वाटर पहुंच जाए, इसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। तो जाइलम और फाइलम का मेन काम क्या है और इन्हें ये क्यों कहा गया, ये देखिए। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, ये दोनों कंडक्टिव टिश्यू हैं और ये वस्कुलर बंडल का पार्ट है। एंड वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू, वस्कुलर को ही अब कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्लांट का फीचर है जो क्या करता है, दे
वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर एक्वाटिक या वाटर ना हो, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि प्लांट सर्वाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे वस्कुलर बंडल ऐसा काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर के कारण पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में पानी सॉइल के रूट से पहुँच जाता है। ठीक है, तो हम जाइलम को पहले देख लेते हैं कि जाइलम में क्या क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियार्ड्स, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा बोलेंगे आप, पैरेनकाइमा मत बोलिएगा, और लास्ट इन्होंने बोला फाइबर। तो ये 4 पार्ट हैं आपके जाइलम के, ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, दूसरा आपको ये समझना है कि इनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है और उसके अंदर बहुत ढेर सारे डेड सेल पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने बोला कि जो ट्रेकियार्ड और वेसल हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, तो मैंने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, इस टाइप का होता है। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। इसमें आपके वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे। एंड द पैरेनकाइमा, जो जाइलम पैरेनकाइमा है उसका काम क्या है? दे स्टोर्स फूड एंड हेल्प द कंडक्शन ऑफ वाटर। और फाइबर का काम क्या है? जाइलम फाइबर, ये एक तरीके से सपोर्टिव के काम में आता है। तो आपको जो चारों पार्ट मैंने बताए थे उनके फंक्शन भी इन्होंने बता दिए। तो जाइलम में आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वाटर और मिनरल वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है। आगे देखिए फाइलम पे। फाइलम 4 टाइप के हैं, तो इसमें आपको नाम याद रखने हैं, ये नाम बहुत ज़रूरी हैं। पहला सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, और बाद में आपका फाइबर और पैरेनकाइमा। तो इन दोनों के आगे आप क्या लिखोगे? फाइलम फाइबर, फाइलम पैरेनकाइमा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। ये 4 पार्ट जो हैं वो आपको फाइलम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विथ परफोर्टेड वॉल। परफोर्टेड वॉल मतलब ये हुआ कि सीव ट्यूब अब तो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो परफोर्टेड वॉल का है। परफोर्टेड मतलब छेद, उनके अंदर छेद है। ठीक है, आगे देखिए। फाइलम इज अनलाइक जाइलम। फाइलम जाइलम की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे जो आपके मटेरियल हैं वो केवल वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला। दूसरा, फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर नहीं, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। एक्सेप्ट फॉर फाइलम फाइबर, फाइलम सेल्स आर लिविंग सेल। फाइलम फाइबर को छोड़कर सारी फाइलम की जो सेल हैं वो सारी की सारी आपकी लिविंग सेल हैं। तो दोनों के डायग्राम आप देख सकते हैं। परफोर्टेड आप देख ही रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ट्रेकियार्ड पता चल गया, वेसल पता चल गया, जाइलम पैरेनकाइमा पता चल गया, फाइलम पता चल गया और जाइलम पता चल गया आपको। अब आपको इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। सीव प्लेट क्या है, सीव ट्यूब क्या है, किस में कंपेनियन सेल है, किस में ट्रैकियार्ड है, किस में वेसल है, यही चीज़ें आपको इसमें समझनी हैं। आगे आइए। तो आगे जो है वो हमारा एनिमल टिश्यू है। तो प्लांट टिश्यू के बारे में आपने सारी चीज़ देख ली। और प्लांट टिश्यू में अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पता होने चाहिए। परमानेंट टिश्यू में आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने कितने प्रकार की होती है, उनके क्या फीचर हैं, ये पता होना चाहिए। टिश्यू क्या होता है, मल्टी सेलुलर टिश्यू में डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है, ये पता होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फाइलम में क्या क्या उनके पार्ट हैं वो पता होना चाहिए, उनका डायग्राम पता होना चाहिए और उनके फंक्शन पता होने चाहिए। बस, ठीक है, इतना आपका प्लांट टिश्यू में है। इससे ज़्यादा आपको प्लांट टिश्यू में कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे हम चले। एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल्स और स्टोमेटा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो गई। आगे देखिए आप एनिमल टिश्यू पे। तो एनिमल टिश्यू क्या कहता है, देखिए। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी चेस्ट जो है, ये जो हमारा सीना है वो मूव करता है। तो वो कैसे मूव करता है और कौन कौन से ऐसी सेल हैं जो इसके अंदर काम करती है। हमारे मसल में मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन लाता है। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग अगर हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है?
इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग, हमें मालूम है कि ऑक्सीजन लंग के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन आया कि सेल में ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। सेमी ऑटोनॉमस हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजन से क्या संबंध है। ये चीज़ें आप सेल की फंक्शन में पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में, ये मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जो आता है वो लंग के द्वारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ब्लड ही हमारे शरीर में ऐसा है जो एक जगह से दूसरी जगह पे सब्सटेंस को ले जाता है। फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमें मालूम है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और फूड ब्लड के थ्रू ही हर जगह पे जाता है। आगे, इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमें मालूम है कि जो ब्लड है वो बहुत ढेर सारे वेस्ट भी हमारे बॉडी से कलेक्ट करता है एंड कैरीज देम टू लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, और उन्हें बाहर निकालने के लिए वो लीवर और किडनी में ले जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि ब्लड और मसल ये दोनों हमारे बॉडी में एक टिश्यू की तरह काम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे परफॉर्म, वी कैन थिंक दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें इन्होंने आपको साफ साफ यहाँ पे बताया है, आपको यहाँ पे बताया है कि किस किस प्रकार के हैं। एपिथियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये आपके प्लांट्स मतलब एनिमल टिश्यू हैं। एपिथियल, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव, ठीक है। तो हम इन चारों के बारे में अलग अलग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए, तो एपिथियल टिश्यू में क्या लिखा है पहले हम इसको समझते हैं। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, फिर आपका एपी वर्ड आ गया। मैंने आपको बताया एपिडर्मिस आपको प्लांट में देखने को मिला था, यहाँ पे एपिथियल टिश्यू देखने को मिला। तो एपिथियल टिश्यू एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर का या प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है। देखिए क्या लिखा है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म द बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये एक तरीके से बैरियर का काम करती है कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट जो हैं वो सेपरेट हो सके। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग, एल्वोलाई, किडनी ट्यूब्यूल, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी किससे बनी हुई हैं, एपिथियल टिश्यू से बनी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये बता रहा है, हमने उसमें देखा था कि वो कंटिन्यूअस होती हैं। यहाँ पे भी आपको एपिथियल टिश्यू जो है वो टाइटली पैक्ड और कंटिन्यूअस मिलेगा, ठीक है। आगे इन्होंने बताया दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, क्योंकि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस कम होती है। आगे, ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग एंड लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर रही है तो उसे एक न एक एपिथियल लेयर से गुजरना पड़ेगा। और अगर कोई हम किसी चीज़ से गुजर के होके जा रहे हैं तो इसका मतलब हम एक तरीके से परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमारे अंदर कितनी अवस्था से घुस सकती है। मैं बोलूँ कोई चीज़ बहुत आसानी से किसी चीज़ के अंदर घुस जा रही है तो हम बोलेंगे ईजी परमिएबिलिटी, या इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल से किसी के अंदर घुस रही है या बहुत ढेर सारे लेयर बने हुए हैं तो हम बोलेंगे दे हैव वेरी स्मॉल परमिएबिलिटी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है obviously anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. As a result, the permeability of a cell of various epithelia play an important role in regulating. अब क्योंकि परमिएबिलिटी हमारे एपिथियल टिश्यू से संबंधित है, क्योंकि वही लेयर बना रही है, तो हमारी बॉडी में मटेरियल का एक्सचेंज या उनका रेगुलेशन हमारे एटमॉस्फेयर के साथ अगर करने की बात आए तो वो कौन करता है, एपिथियल टिश्यू। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आगे देखिए, रिगार्डलेस ऑफ टाइप, किसी भी टाइप का हो, ऑल एपिथियल टिश्यू इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय ए एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रेस बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया है, ये बस यही बोल रहा है कि आपकी एपिथियल टिश्यू जो है वो बाकी जो अंडरलाइन टिश्यू से है, अगर उनसे उसको सेपरेट करना है तो एक बीच में मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रेस बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब मैंने आपको बताया जो सेल के बाहर हो, फाइब्रेस मतलब रेशेदार,
और बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका एक तरीके से मेम्ब्रेन या झिल्ली या वॉल का काम करता है, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट करता है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब पता चल गया। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, डिफरेंट एपिथेलिया शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट को रिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। कई प्रकार के एपिथेलिया हैं जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं और उनके यूनिक फंक्शन हैं। जैसे इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल्स। अगर हम लंग की बात करें या ब्लड वेसल की बात करें तो उनके अंदर कोई चीज़ अगर फूड और मटेरियल आ रहा है हमारे ब्लड में, तो उन्हें एक परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा। और परमिएबल मतलब मैंने आपको अभी बता दिया। और अगर परमिएबल हमारा सेलेक्ट करे कि कौन सी चीज़ आनी है कौन सी चीज़ जानी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, ये अधिकतर एपिथेलियम जो हैं वो हमें फ्लैट मिलते हैं, और फ्लैट का मतलब ही होता है स्क्वामस। फ्लैट का मतलब होता है स्क्वामस। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू आपके कैसे हैं? स्क्वामस। दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो एपिथेलियम का एक टाइप आपको पता चल गया, क्या? स्क्वामस। आगे देखिए, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग। डेलिकेट लाइनिंग आप देख ही रहे हैं। ठीक है, द ओइसोफोगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ। अगर हम अपने ओइसोफोगस की बात करें और माउथ की बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं? स्क्वामस एपिथेलियम से। तो स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल आपको पता चल गया। आगे देखिए, द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी। स्किन जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। आगे, स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। हमें मालूम है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हमें बाहर की चीज़ों से बचाती है, या एपिथेलियल सेल प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो हमारे शरीर में वियर और टियर, इन दोनों चीज़ों से बचाने का काम स्किन एपिथेलियल सेल करती है। सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर, क्योंकि ये एक लेयर के फॉर्म में पाई जाती हैं, तो इसीलिए इन्हें हम स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है लेयर्ड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है? लेयर्ड। तो अगर लेयर्ड आपके एपिथेलियम हैं और फ्लैट हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? स्किन में। तो स्किन एपिथेलियल टिश्यू आपकी कैसी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस का मतलब पता चल गया आपको, स्ट्रेटिफाइड का मतलब पता चल गया और एपिथेलियल का मतलब पता चल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर। जहाँ पे एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, सिक्रीशन मतलब निकालना। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारे यही काम है, वो एब्जॉर्ब भी करता है और सिक्रीट भी करता है। टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। और इंटेस्टाइन में इसीलिए जो एपिथेलियल सेल पाई जाती है वो थोड़ी बड़ी बड़ी पाई जाती है। एंड दिस पिलर लाइक एपिथेलियम, पिलर लाइक मतलब जो खड़ी खड़ी हैं, दिस पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मतलब मदद करता है मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। एपिथेलियल बैरियर से मूव करने में क्या मदद करता है? ये कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखिए, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आ जाते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, तो वहाँ पे हमको कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलती है। और इस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में एक चीज़ आती है जिसे हम लोग कहते हैं सीलिया। ठीक है, तो ये आपको समझना है। पिलर लाइक स्ट्रक्चर या कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है। और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है देखिए, ये जो सीलिया पाया जाता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पे हमारे बॉडी को बाहर के एक्सटर्नल जो मतलब कि कंटामिनेशन है उससे बचाने का काम करता है सीलिया। ठीक है, तो सीलिया एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल। दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट, ये सीलिया मूव कर सकते हैं और इनके मूवमेंट से होता क्या है? दिस सीलिया मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। वो म्यूकस को आगे करता है। म्यूकस मैंने आपको पिछले वाले जो लेक्चर है बायोलॉजी का उसके अंदर मैंने ये चीज़ों के बारे में बता रखा है। म्यूकस एक तरीके से काम ये करता है कि ये एक वैक्स लाइक या मतलब कि चिपचिपा टाइप का पदार्थ है,
जो आपके सारे के सारे कंटामिनेशन को ऊपर ही रोक देता है और अपने सरफेस के अंदर या बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। तो सीलिया का भी यही काम है। सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ठीक है, म्यूकस को आगे बढ़ाता है ताकि वो इन सारी चीज़ों को मूव कर सके। किस चीज़ को? हमारी कंटामिनेशन को, या फिर जो भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट हमारे, या एक्सटर्नल ऑर्गन, या हम ये कहें कि एक्सटर्नल हम क्या कह सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम ध्यान दें म्यूकस के ऊपर, तो म्यूकस में मैंने आपको बताया था कि म्यूकस एक तरीके का काम एक हेयरी लाइक प्रोजेक्शन की तरह होगा ये, और इसका काम यही है कि बाहर के जितने भी मतलब कि कीटाणु या मतलब इन्फेक्शन हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, या बैक्टीरिया फंगी जो भी चीज़ है, या जो भी पैथोजेंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके बाहर के हेयर में या म्यूकस में ही रह जाएंगी और वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यही काम आपके सीलिया का है। और ये किस में पाया जाता है? कॉलमनर एपिथेलियम में। और कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, आगे आइए आप क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। तो क्यूबॉइडल मतलब क्यूब टाइप का है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको किडनी में या फिर सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट में मिलेगा। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट के काम में आता है। तो आपको स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ मिलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम क्या है? और क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलते हैं, ये पता चल गया। आगे देखिए, एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये एक तरीके से ग्लैंड का भी काम करते हैं या ग्लैंड सेल का भी काम करते हैं। तो ग्लैंड कोई भी चीज़ सेक्रीट करेगा, तो इसी कारण से एपिथेलियल सेल भी कुछ सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं एपिथेलियल सरफेस पे। ठीक है, समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड। कभी कभार ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म। और वहाँ पे क्योंकि हमें मालूम है एपिथेलियल टिश्यू आपके ग्लैंड सेल हैं, तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम वही हो गए जो एपिथेलियम सेल ग्लैंड सेल की तरह काम करें, वो आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको एपिथेलियल टिश्यू में? किस लिए होता है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आप कनेक्टिव टिश्यू पे। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमें सबसे पहली लाइन बोल दे कि ब्लड कौन से टाइप का है? कनेक्टिव टिश्यू है। वाई वुड इट बी कनेक्टिव? हमने इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा? तो इसके बारे में क्लू जो है हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मिल गया था, लेकिन तब भी हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला तो इन्होंने बोला कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड दे आर एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी है कि इनके जो सेल हैं वो एक प्लाज्मा या एक वाटर या किसी फ्लूइड में या किसी ड्राई मैट्रिक्स में वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं या सेल मौजूद होते हैं। तो आपको एक जानकारी हो गई कि द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड एंड एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब किसी के अंदर मौजूद हैं। किसके अंदर मौजूद हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। आगे, ये मैट्रिक्स आपकी जेली हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है, डेंस हो सकती है या रिजिड हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। एंड द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, और अगर हम मैट्रिक्स के नेचर की बात करें कि वो किस टाइप की होगी, दे डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। आपका जिस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होगा उस टाइप की आपको इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे आइए। आगे इन्होंने लिखा है ब्लड हैज़ ए फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड के अंदर कैसी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है? फ्लूइड है। और वो फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और इसी के अंदर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलते हैं। ठीक है, आगे द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा क्या कंटेन करता है? प्रोटीन कंटेन करता है, सॉल्ट कंटेन करता है और हार्मोन कंटेन करता है। और इसके साथ इसके अंदर एम्बेडेड क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ब्लड का काम क्या है? ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए दूसरे बोन पे। बोन इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बोन की बात करें तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह है। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। हमारी बॉडी को सपोर्ट या स्केलेटन स्ट्रक्चर देने के काम में आता है बोन। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी सारी मसल एक हड्डी के ऊपर एंकर है
तो इसका मतलब हमारी मसल को एंकर देने के काम में आता है और हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। आगे, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। क्या हमारी मसल जो है वो, मतलब मसल तो नहीं, क्या हमारी बोन फ्लेक्सिबल है? हमारी बोन फ्लेक्सिबल नहीं है। आप कोई भी बोन को कहीं से तोड़ नहीं सकते। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स। बोन सेल्स जो हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स में, जैसे वो फ्लूइड मैट्रिक्स था, यहाँ पे हार्ड मैट्रिक्स मिलेगा बोन में। और इस हार्ड मैट्रिक्स में क्या क्या रहेगा? कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड। तो इसीलिए आपके बोन जो हैं वो अधिकतर कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। और अगर ब्लड की बात करें तो उसके प्लाज्मा में आपको प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन देखने को मिलते हैं। यहाँ तक दिक्कत कोई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलें। आगे देखिए, अगर हम दो बोन की बात करें, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर दो बोन आपस में कनेक्ट है तो वो एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कनेक्ट है और उसका क्या नाम है? लिगामेंट। दो बोन को कनेक्ट करने वाले कौन हो गए? लिगामेंट। और ये लिगामेंट बहुत ही इलास्टिक होते हैं एंड दे हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, मतलब इनके अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। आगे, लिगामेंट्स कंटेंस वेरी लिटिल मैट्रिक्स। लिगामेंट्स के अंदर जो मैट्रिक्स है, तो आपको कभी भी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखना है तो आपको मैट्रिक्स के बारे में ज़रूर बताना होगा कि मैट्रिक्स किस टाइप की है। ठीक है, तो लिगामेंट में आपको पता चला कि दे हैव कंटेन द वेरी लिटिल मैट्रिक्स। अब आ जाएं हम लोग टेंडन्स पे। तो टेंडन्स क्या होता है? टेंडन्स हमारे बोन को मसल से कनेक्ट करता है। बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, और मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ये इलास्टिक नहीं होते लिगामेंट की तरह, लेकिन स्ट्रेंथ इनकी भी ज़्यादा होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अब आते हैं हम लोग एक और कनेक्टिव टिश्यू पे जिसका नाम है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के बारे में हम लोग देखते हैं। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, दे हैव द सॉलिड मैट्रिक्स। इसकी मैट्रिक्स कैसी है? सॉलिड है। और तीसरा, कार्टिलेज स्मूदन्स द बोन सरफेस एट द जॉइंट। जहाँ पे भी आपको जॉइंट मिलेगा वहाँ पे आपको कार्टिलेज मिलेगा, और ये एक तरीके से हमारी बोन सरफेस को स्मूथ करने का काम करता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? नोज़ में भी पाया जाएगा, ईयर में भी पाया जाएगा, ट्रेकिया में भी पाया जाएगा, लार्नेक्स में भी पाया जाएगा। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर। हम लोग अपने कान के कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपने आर्म के कार्टिलेज को हम लोग फोल्ड नहीं कर सकते। तो किस तरीके से ये सब फंक्शन करते हैं उन सब के बारे में आपको मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि कार्टिलेज एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर सॉलिड मैट्रिक्स पाई जाती है, इतना पता चल गया। एंड दे हेल्प इन स्मूथनिंग ऑफ द बोन सरफेस एट द जॉइंट्स। ठीक है, आगे आइए। एरियोलर। एरियोलर एयर से संबंधित है, तो इसका मतलब जहाँ पे भी एयर कैविटी मौजूद होगी वहाँ पे आपको एरियोलर देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्किन और मसल के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल के आसपास, और नर्व में पाए जाते हैं और बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। हमारे ऑर्गन के अंदर जो स्पेस है वहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू फिल होते हैं। एंड दे सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन। हमारे इंटरनल ऑर्गन के सपोर्ट में, क्योंकि अगर फिल हो गए तो वो एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। और सबसे लास्ट, दे हेल्प ऑल्सो इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। हमारे टिश्यू के रिपेयर में भी आपको एरियोलर टिश्यू का बहुत मदद मिलता है। आगे आता है एक एडिपोज टिश्यू। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एडिपोज टिश्यू क्या कह रहे हैं? वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फ़ैट कहाँ स्टोर होते हैं? तो फैट जहाँ पे स्टोर होते हैं उस जगह का नाम है एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। ये स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाए जाते हैं। एंड द सेल्स ऑफ द टिश्यू, अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इनकी सेल जो है वो फैट ग्लोब्यूल से भरी हुई है। एंड दे ऑल्सो, हमें मालूम है कि कोई भी फैट जो है वो एक तरीके से हीट इंसुलेटिंग का काम करती है ताकि हमें हीट कम लगे। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि एडिपोज टिश्यू का क्या काम है। फैट स्टोरिंग है ये। और दूसरा आपको ये पता चल गया, दे ऑल्सो एक्ट एज ए इंसुलेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो अगला जो हमारे पास है वो है मस्कुलर टिश्यू। आइए अब इसको देखते हैं।
मस्कुलर टिश्यू मसल से संबंधित है, इतना तो हमें पता ही चल गया। अब देखिए, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड सेल मतलब जो सेल लंबी लंबी हों, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर्स, और इसे हम क्या कहेंगे, मसल फाइबर्स, ठीक है। द टिश्यू, तो इसका मतलब आपको पहला पॉइंट पता चल गया, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, और यही टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट के काम में आती है। आगे देखिए, मसल्स कंटेंस स्पेशल प्रोटीन। हमारे हर मसल में कुछ एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो ये आपको वर्ड याद रखना है मस्कुलर टिश्यू में, कि मस्कुलर टिश्यू के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है, जो हमारे मूवमेंट के समय में हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के काम में आती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब आपको पता ही है, जब आपकी मसल स्टिफ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जब आपकी मसल रिलैक्स हो जाए तो वो रिलैक्स हो गई, ठीक है। आगे आइए, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम लोग कुछ मसल ऐसी हैं जो अपने विल या अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स, हमारे हाथ में और हमारे पैर में जो लिम्स हैं, व्हेन वी वांट मूव व्हेन वी वांट देम टू, वो तब मूव हो सकते हैं जब उन्हें हम मूव करते हैं। एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड, तो ऐसे मसल जो हमारी कॉन्शियस विल्स के द्वारा मूव हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल। तो इसका मतलब अधिकतर हमें हैंड और लेग में जो हैं वो स्केलेटन मसल पाई जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अधिकतर जो वॉलेंट्री मसल हैं वो स्केलेटन मसल होती है, ठीक है। आगे, अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क ब्रैंड स्ट्राइसन, और मैंने आपको स्ट्राइसन का मतलब बताया, स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड मतलब लाइन, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्राइसन्स, ठीक है। तो आपको इन्होंने बोला कि जो मस्कुलर टिश्यू होती हैं, इनकी मसल के अंदर कुछ आपको लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं, स्ट्राइसन दिखते हैं, व्हेन स्टैंड एप्रोप्रिएटली। तो आपको इससे मतलब नहीं है, ये बोल रहा है कि माइक्रोस्कोप से देखने पे आपको उन मसलों के जो सेल्स हैं उनके अंदर आपको स्ट्राइसन या मतलब कि लेयर या स्ट्राइप्ड लाइन देखने को मिलती है, लाइट और डार्क की। तो इसीलिए हम लोग मस्कुलर टिश्यू में जो ये आपकी वॉलेंट्री मसल हैं, इन्हें हम स्ट्राइटेड मसल या स्केलेटन मसल को हम लोग स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, इलोंगेटेड सेल थी तो लॉन्ग होगी ही। सिलेंड्रिकल आपको पता चल गया। अनब्रांच्ड मतलब इनकी कोई ब्रांच नहीं है। और लास्ट, मल्टी न्यूक्लिएट। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वॉलेंट्री मसल कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब इनके अंदर बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब आगे आइए आप स्मूथ मसल पे। स्केलेटन मसल की तरफ पहुंच गए आप, अब स्मूथ मसल की तरफ आइए। और स्मूथ मसल क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ ए फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आपको बता ही चुका हूँ कहाँ से कहाँ तक है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो हमारे ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हमारी विल के अनुसार नहीं चलती हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ठीक है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग। हम उन्हें कभी भी अपने मन से स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है। और स्मूथ मसल्स को ही हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो इस टाइप के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी इन्होंने बताया। ऊपर के तो दो आपको पता चल गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल में। इसके अलावा आइरिस ऑफ द आई, हमारे आई का ज़्यादा लाइट आने पे पुतलियों का बड़ा हो जाना, कम हो जाना। इन यूरिटर्स, हमारे जो मतलब किडनी के नीचे जो हमारा क्या कहते हैं यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पे। एंड इन द ब्रोंचियाई ऑफ द लंग्स, और हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रांचें निकली हुई हैं, जो ब्रोंचियाई हैं, वहाँ पे आपको ये इनवॉलेंट्री मसल देखने को मिलती है। आगे, द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। तो स्पिंडल शेप्ड मैंने आपको बताया था, पता होना चाहिए आपको, स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो स्पिंडल शेप्ड मैंने आपको बताया था कि वो बीच में से मोटे होते हैं और दोनों तरफ से पतले होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। तो स्पिंडल शेप्ड मतलब आपको पता चल गया, और स्पिंडल शेप्ड आपका इस काम में आता है। द सेल्स विथ लॉन्ग पॉइंटेड एंड्स एंड यूनी न्यूक्लिएट। अब यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है, आपके स्मूथ मसल्स कैसे हैं, यूनी न्यूक्लिएट हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड। तो स्केलेटल मसल्स आपकी स्ट्राइटेड थी,
लेकिन स्मूथ मसल आपकी क्या है, अनस्ट्राइटेड, मतलब इनके ऊपर वो स्ट्राइप्ड लेयर जो लाइट और डार्क बैंड की थी वो देखने को नहीं मिलेगी। आगे आइए आप, कार्डियक मसल, कार्डियक मतलब हार्ट, तो जो हार्ट से संबंधित है। देखिए इसमें क्या लिखा है, द मसल ऑफ द हार्ट शो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारी जो हार्ट की मसल है वो एक रिदम के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है पूरे ज़िंदगी भर। तो इसका मतलब ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स एंड हार्ट मसल्स। जो अगर हम अपने कार्डियक मसल की बात करें, दे आर सिलेंड्रिकल, जो हमने देखा अभी ऊपर। दूसरा इन्होंने बोला ब्रांच्ड, और हमने अभी देखा था स्मूथ मसल के अंदर कि वो अनब्रांच थी, यहाँ पे ये ब्रांच्ड है। और यूनिन्यूक्लिएट, तो यूनिन्यूक्लिएट हमारा स्मूथ मसल भी था और ये भी है। इस तरीके से हमने मस्कुलर टिश्यू के सारे पार्ट को देखा, और इसमें तीन ही पार्ट हमने देखे, एक वॉलेंट्री मसल, एक इनवॉलेंट्री मसल और एक कार्डियक मसल, जो इनवॉलेंट्री मसल का ही पार्ट है लेकिन कुछ पॉइंट उसके डिफर है। अब आइए आप नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू मतलब नर्व, और नर्व मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आइए हम इस पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। ऑल सेल्स पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। हमें मालूम है कि सारी की सारी सेल जो हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि उनके ऊपर कोई भी स्टिमुली होगी उसको वो रिस्पॉन्स करेंगे। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड। लेकिन इस स्टिमुली के मामले में अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो उनकी जो स्टिमुलस है वो बहुत ज़्यादा, या रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। Cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another। ये इसलिए स्टिमुलेट है कि सबसे पहले तो ये बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं, और दूसरा ये स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नर्वस टिश्यू में क्या क्या पार्ट हैं। तो आपको तीन पार्ट इसमें पता होने चाहिए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, और ये तीनों आपको मालूम है हमारा पीछे का जो मेरुदंड है वहाँ पे ये तीनों चीज़ पाई जाती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व तो हमारे पूरे शरीर में मौजूद है। आगे देखिए, द सेल्स ऑफ द दीज टिश्यू। अगर हम इस टिश्यू नर्वस टिश्यू के सेल की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, नर्व सेल। और नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन। अब हम न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विथ ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन एक सेल बॉडी होगी, और उस सेल बॉडी के साथ एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म के साथ एक लाइन होगी, लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज, और उसमें से एक पार्ट निकलेगा। हेयर लाइक पार्ट मतलब हुआ, जैसे मैं बोलूँ कि ये आपका कुछ है और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिल गया, साइटोप्लाज्म मिल गया और सेल बॉडी मिल गई, और सेल बॉडी के बाद यहाँ नीचे की तरफ जो ये निकल रहा है इसी को इन्होंने बोला हेयर लाइक पार्ट। ठीक है, हेयर लाइक पार्ट अराइज। आगे देखिए, यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो उनके अंदर एक लॉन्ग पार्ट जो है उसे हम लोग एक्सॉन कहेंगे, और उसके अंदर से जो बहुत ढेर सारी ब्रांच निकल रही होगी उसे हम लोग डेंड्राइट कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक्सॉन और डेंड्राइट में आपको कोई दिक्कत? देखिए आप इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर लंबा वाला गया है ये हो गया एक्सॉन, और जो ये पार्ट निकल रहे हैं ये हो गया डेंड्राइट। ठीक है, और हर एक जो आपका नर्व है, जो नर्व सेल है, वो दूसरी नर्व सेल के साथ इसी एक्सॉन के द्वारा कनेक्ट होती है, और यहीं से आपकी इम्पल्स या फिर स्टिमुलस ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल, अगर हम एक नर्व सेल की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अगला इन्होंने बोला मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ढेर सारे नर्व फाइबर हमारे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ही कनेक्ट करने का काम करती है, तो हमारे बहुत ढेर सारे नर्व फाइबर जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर नर्व बनाते हैं। किसकी मदद से? कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। आगे, नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। ये नर्व इम्पल्स हमारी मदद करते हैं कि हम अपनी मसल को मूव कर सकें। द फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। और ये नर्व और मसल के बीच का जो कम्बिनेशन है ये एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है हर एनिमल की, जो आपके एनिमल को किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। ठीक है,
कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक, गिव 3 फीचर ऑफ कार्डियक मसल एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। ये सारी चीज़ें आपने पीछे देख ली। अब हम एक बार लास्ट बार व्हाट यू हैव लर्न देख लें और हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। देखिए, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमें मालूम है कि वो एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है और वो सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट में। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से निकलते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी ऑफ डिवाइड को ख़त्म कर देते हैं। परमानेंट टिश्यू ही आपके डिफ्रेंशिएशन से संबंधित हैं। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू में ही आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। आगे इन्होंने ये बताया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये 3 सिंपल टिश्यू हैं। जाइलम और फाइलम आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। एनिमल टिश्यू में आए तो एपिथियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू हैं। और इनके शेप और फंक्शन से एपिथियल टिश्यू को स्क्वामस, क्यूबोडाइल, कॉलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर, इन एपिथियल टिश्यू में हम डिफ़र कर सकते हैं। आगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी इंक्लूड। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हमारे बॉडी में कई प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन, लेगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया। और सबसे लास्ट में इन्होंने ये बताया, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। अगर मसल टिश्यू की बात करें तो उसमें हमें स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक 3 टाइप के मिलते हैं। स्ट्राइटेड आपके कौन से हो गए, स्केलेटन। अनस्ट्राइटेड आपका कौन सा हो गया, स्मूथ मसल। और कार्डियक आपकी मसल है ही जो आपको देखने को मिलती है। और लास्ट में इन्होंने ये बताया कि सारी की सारी इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने या स्टिमुलस के रिस्पांस करने में हमारी नर्वस टिश्यू बहुत मदद करती है, जो न्यूरॉन से बनी होती है। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ चीज़ें आपके समझ में ना आई हो तो आप इस लेक्चर को अगर 3-4 बार ज़रूर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।